पेनिट्रेशन हुई और उसके बाद ईरान जो था वो, या उनकी जो उस वक्त की जो गवर्नमेंट कह लें या उनकी जो स्टैब्लिशमेंट कह लें या उनकी एजेंसीज कह लें, वो इतनी मासूम थी, इतनी बेचारे जो थे कि वो सबसे ज्यादा जो उनको नुकसान पहुंचा वो भारत के ही हाथों पहुंचा है। तो सर आप कैसे देखते हैं कि एक तरफ तो हम 35 साल से ईरान ने जो है वो 35-40 साल मुसलसल जंगें लड़ी है, जंग की तैयारी की है, उसने ग्रेटर इसराइल को रोकने के लिए, बंद बांधने के लिए, सीसा पलाई दीवार बनाने के लिए अपने आप को, अपनी पूरी कौम को तैयार किया। और दूसरी जानब जो है वो इंटेलिजेंस के मैदान के अंदर इतनी जल्दी सर मार खा गया। अच्छा देखिए, मैं ये करूँ कि इंटेलिजेंस के मैदान को इस तरीके से डिफाइन करना ठीक नहीं होगा। अच्छा। अभी आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो रूस एक आलमी ताकत है। अभी महीना नहीं हुआ, रूस के जो स्ट्रेटेजिक बम्बर्स थे उनको विद इन रशियन टेरिटरी 4000 किलोमीटर इनसाइड उनको हिट किया गया और बहुत बड़ा लॉस हुआ है, जिसको यूक्रेन ऑपरेशन का नाम देता है। उससे पहले यही अमेरिका जो इस वक्त अपनी ताकत और जो सतवत है उसके शहर में मुबतला है, उस पर कातलाना हमला हुआ है और उसकी सिक्योरिटी जो है वो अमेरिकन सीक्रेट सर्विसेज करती हैं। तो आपने देखा कि वो कातलाना हमला हो गया, जख्म हो गया, लेकिन वो उसको इम्यून नहीं कर सके। तो इंटेलिजेंस की वर्ड में ये सारी चीजें होती हैं। अभी चंद दिन पहले इसराइल से ईरान ने एक ऑपरेशन किया और उस ऑपरेशन के नतीजे में कोई 1 मिलियन के करीब क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स उन्होंने वहां से रिलीज किए हैं, जिसमें इस खित्ते के हवाले से उनकी पूरी प्लानिंग वो ईरान लेके आए हैं। अब ईरान की मुश्किल क्या है, आपको ये समझना होगा। ईरान की मुश्किल ये है कि ईरान एक मिलिट्री स्टेट नहीं है और चूंकि एक अवामी स्टेट होती है, जिसमें डेमोक्रेसी होती है, उसमें उस तरह सख्त कंट्रोल नहीं होता। अच्छा। यहाँ जो प्रॉब्लम है, 5 गिरोह हैं जो यहाँ एग्जिस्ट करते हैं। एक दाइश एग्जिस्ट करती है और दाइश के पीछे भी देखें, अब तो अमेरिका ओन कर चुका है कि दाइश को प्लांट करना और दाइश को स्प्रेड करना दोनों के पीछे खुद अमेरिकन थे। तो दाइश है। इसके अलावा यहाँ पर जो है वो बलोच सेपरेटिस्ट हैं, जैसे पाकिस्तान के अंदर बलोच सेपरेटिस्ट हैं, इसी तरह यहाँ पर भी बलोच सेपरेटिस्ट हैं, जो या चाहते हैं कि इधर ईरान वाली साइड से हम जो है वो ग्राउंड गेन करें और फिर पाकिस्तान के अंदर आए, और कुछ पाकिस्तान की साइड से एक्टिव होते हैं जो इधर ग्राउंड गेन करना चाहते हैं और फिर ईरान को ग्रेटर बलूचिस्तान बनाना चाहते हैं। ये भी आलमी ताकतों के साथ अटैच है, क्योंकि इनको भी अगर ये सपोर्ट और फाइनेंस ना करे तो ये नहीं होता है। तीसरा जो है वो कुर्द इशू है। आपके इल्म में है कि 4 ममालिक साइमल्टेनियसली कुर्दों से लड़ रहे हैं। एक तवील इंसर्जेंसी जो है वो इराक में रही है, एक तवील इंसर्जेंसी तुर्की में रही है। तो इन चारों का बॉर्डर मिलता है। जो कुर्दिस्तान है, कुर्द इशू वो अपनी जगह पर एग्जिस्ट करता है और यकीनन उनके भी लोग जो है वो भी डायरेक्टली अमेरिका और फॉरेन पावर्स के साथ अटैच है। फिर हजारों की तादाद में वो लोग जो एंटी रेवोल्यूशन थे, और जब रेवोल्यूशन आया तो वो लोग यूरोप और अमेरिका चले गए। अब वो उनके कासा लिस्ट बन गए, जिनमें से फर्ज करें जैसे अच्छा ईरान है या उसके जो बेटा पोता है उसको आप देख रहे हैं। तो ये एक बड़ा नेक्सस बनाया था। और दूसरी मुश्किल है ईरान की तन्हाई। वो क्यों है ये, इसलिए मैं चाहता हूँ आप लॉजिक से आप बात को समझें। हमने ईरान के साथ कितनी मुद्दत पहले एक एग्रीमेंट साइन किया। अगर एक मुल्क है उसे सर्वाइव करना है, उसे कोई सांस लेने के लिए जगह चाहिए, उसके ऊपर सैंक्शंस हैं, 750 सैंक्शंस हैं। दुनिया का मोस्ट सैंक्शन कंट्री है, अपने दिए की फलस्तीन की हिमायत की कीमत दे रहा है। हमने उसके साथ एग्रीमेंट किया कि हम जो है वो आपसे गैस लेंगे। आज कितने साल हो गए हैं हम अमेरिकन प्रेशर में उससे गैस नहीं लेते। ठीक है, हम जो एलआई हैं, हम जो इसके साथ खड़े हैं, हम जो बॉर्डर शेयर करते हैं, हम जो एनर्जी थ्रस्टी हैं, इसके बावजूद हम अभी तक उनसे नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं? अमेरिकन प्रेशर है। तो ये आप समझे कि ये जो मौका बना, जिसकी वजह से इंडिया को पेनिट्रेशन करने का मौका मिला, कि जब उनको कोई भी एक्सेस ना दे रहा हो तो बिलाकर उन्हें कोई ना कोई इकॉनमी, कोई ना कोई प्रोग्रेस अपनी करनी है, चीजें एक्सपोर्ट करनी है। और ये इसमें जगह देने में एक रोल हमारा है कि हम अपने आज भी आप देख लें पाकिस्तान, आज बॉर्डर जाकर देख लें, ट्रेड फैसिलिटेटेड नहीं है। वरना हम दोनों के दरमियान इतनी बड़ी ट्रेड हो सकती है कि उसके बाद पाकिस्तान को अपनी तमाम तवराई की जरूरियात ईरान से पूरी कर सकता है और ईरान अपनी तमाम जो एग्रीकल्चर या दीगर चीजों की जरूरियात है वो पाकिस्तान से पूरी कर सकता है। ठीक हो गया। लेकिन हम अमेरिकन प्रेशर देते हैं, वो कहाँ जाए? इस सब के बावजूद दाद देनी पड़ेगी कि इतनी बड़ी दुश्मनी, उनकी दुश्मनी किससे है? अमेरिका से। दुश्मनी किससे है? इसराइल से। दुश्मनी किससे है? वो तमाम मुसलमान ममालिक जो अमेरिका और इसराइल के थल्ले लगे हुए हैं, एक्नॉलेज करते हैं या उसकी फॉरेन पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं। इस दौर के अंदर भी जब गजा के अंदर 65,000 लोगों को शहीद कर चुका है, ये अपनी फॉरेन पॉलिसी इसराइल और अमेरिका के साथ रखते हैं।
तो इस तरह की सिचुएशन में तो आपको दाद देनी पड़ेगी उस सर्वाइवल की जो उन्होंने किया है ठीक हो और उस रेस्पॉन्स की जो उन्होंने किया है। ठीक है, और उस ठीक हो गया। बस नासिर साहब, शिराजी साहब, ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन सर असल में मेरा जो पॉइंट था, सर मेरा पॉइंट ये था, जैसे आपने सर बहुत अच्छी तरह उसको एक्सप्लेन भी कर दिया और खोल के सामने रख दिया। आपने कुर्दिस्तान की आपने बात कर दी, आपने होसी कबाइल की आपने बात कर दी, आपने इसके अलावा शाम के अंदर जो ईरान की जो पेनिट्रेशन थी सर आपने उसकी बात कर दी, उर्दन के अंदर जो थी, उसके बाद अलावा लीबिया के साथ थी, इराक के साथ थी। सर ग्रेटर पंजाब अपना बलोचिस्तान की आपने बात कर दी। सर ग्रेटर बलोचिस्तान के सर 110% स्पॉन्सर जो है वो तो इंडिया है। उसके अलावा अगर मैं देखता हूँ तो सर जो इसराइल के अभी सर जितने भी वहां पे जो जासूस पकड़े गए हैं वो ऑलमोस्ट 100, सर काइंडली करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, काइंडली करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग सर, मोर देन 100 जो बंदे जो थे, जो कि इंडियंस थे, जो कि इंडिया से ही आए थे यहाँ पे मुख्तलिफ कारोबार करने के लिए। कुलभूषण यादव जो है, जो कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, वो एक बहुत बड़ी जिंदा मिसाल है। और उसके अलावा भी अभी रिसेंट जो है फरवरी के माह के अंदर भी हमने एक और जो है उसको गिरफ्तार किया, भी उसका नाम जो है वो हमारे इदारे जो डिस्क्लोज नहीं कर रहे चीजों को, तो सर लेकिन सर मुस्लिम ममालिक के अंदर सारी पेनिट्रेशन होने के बावजूद, जिस तरह आपने कहा, नो डाउट सर वो तन्हाई का शिकार था, लेकिन आज जब सर ये मौका मिला है, आज जब सर ये मसला पैदा हुआ, तो सर तमाम के तमाम मुस्लिम ममालिक, सबसे पहले पाकिस्तान ने सर लब्बैक कहा, पाकिस्तान ने स्टैंड लिया, उसके बाद बाकी मुस्लिम ममालिक उसके साथ खड़े हो गए। तो सर मैं बेसिकली पूछना ये चाह रहा हूँ, कितना कुछ होने के बावजूद भी सर ये मुस्लिम ब्रदरहुड है या सर ये हुब्बे अली है कि बुग़्ज़े माविया सर? देखिए, एक जो दूसरी बात है उसको मैं तायीद करना चाहूंगा, वो ये है कि अमली तौर पे इजराइल का नेक्सस है इंडिया के साथ जी। अब बदकिस्मती से एक और प्रॉब्लम हो गया है, वो प्रॉब्लम पाकिस्तान और ईरान दोनों के लिए है। वो प्रॉब्लम ये हो गया है कि गल्फ स्टेट के अंदर इंडियन प्रेजेंस भी पाकिस्तान से बढ़ गई है और इजराइल की एक्नॉलेजमेंट की वजह से उनकी प्रेजेंस भी आ गई है। तो इनको मौका मिल जाता है बहुत सारे अपने सिक्योरिटी और मिलिट्री ऑपरेटर्स के जरिए से एक स्पाई नेटवर्क फैलाने का और वो करने का। हमें ये समझना चाहिए पाकिस्तान और ईरान दोनों को कि इंडिया जो है वो और इसराइल एक पेज के ऊपर खड़े। और मैं थोड़ी सी और बात भी करूं, ये हैजिंग पॉलिसी भी नहीं चल सकती। हमें ये भी समझना चाहिए कि चाइना और अमेरिका भी एक पेज पे नहीं रह सकते, यानी हमें चाइना और अमेरिका में भी इंतखाब करना होगा, दोनों को साथ लेके नहीं चल सकते, दोनों हालत जंग में हैं। ठीक है, हमें अपनी साइड लेनी है, ये भी एक बड़ा हसास मैटर है। ठीक है, लेकिन बात ये है कि इस वक्त जो सिचुएशन रीजन के अंदर पैदा हो गई है, तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मुस्लिम वर्ल्ड के लिए खड़ी हो गई है। पाकिस्तान को ये क्रेडिट जाता है कि पाकिस्तान ने अपनी आइडियोलॉजी की लाज रखी है। पाकिस्तान एक्ट ऑफ नेचर से बनने वाला मुल्क नहीं है। पाकिस्तान जो है वो किसी हिस्टोरिकल इवेंट से आने वाला मुल्क नहीं है कि हिस्टोरिकली एग्जिस्ट करता हो। पाकिस्तान एक आइडियोलॉजिकल मूवमेंट के नतीजे में बनने वाला मुल्क है। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफरेंट है दूसरे मुल्कों से। इसकी आइडियोलॉजी हैविली जो है वो एनग्रेव्ड है फलस्तीन की आजादी के साथ। कायदे आजम का पहला इंटरव्यू, आपको पता है, पहला यौमुल कुद्स जो है, आप समझते हैं कि इनकलाबी इस्लामी ईरान के बाद बनाया गया पहला यौमुल कुद्स सब कॉन्टिनेंट के अंदर कायदे आजम के कहने पे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने 1936 में अनाउंस किया और पूरे सब कॉन्टिनेंट में बनाया गया। फिर कायदे आजम ने फलस्तीन फंड बनाया, फिर कायदे आजम ने फलस्तीन के लिए एक टीम तश्कील दी, मुफ्ती आजम के साथ डायरेक्ट राब्ते में आए और एक खताब है कायदे आजम का नेशनल गार्ड्स के साथ, जिसमें उन्होंने कहा, मुस्लिम लीग के जो नेशनल गार्ड्स थे, कि अगर जरूरत पड़ी तो मैं आपको फलस्तीन की आजादी की जंग में भेजने के लिए तैयार हूं। कायदे आजम जो कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट आदमी थे वो भी समझते थे कि इसराइल को जो है वो ताकत की जबान में जवाब देना पड़ेगा। फिर पहला इंटरव्यू बना और कायदे आजम ने पहला रॉयटर्स को इंटरव्यू, और उन्होंने कहा कि हमारी पोजीशन वही है जो पाकिस्तान बनने से पहले थी और हम किसी तो हमारी अपनी आइडियोलॉजी भी हमें मजबूर करती है। प्लस एक और बात कहूंगा, और शुक्र है कि पाकिस्तान के डिसीजन मेकिंग कॉरिडोर इसको रियलाइज करते हैं। पाकिस्तान का पार्लियामेंट, नेशनल असेंबली, इसको प्राइड है कि ये उसको समझते हैं। वो क्या है? वो है कि ईरान आपकी डिफेंस लाइन भी है। आप क्या समझते हैं? क्या वेस्टर्न अमेरिकन और इसराइल के टॉप लाइन में? ठीक है, ठीक हो गया।